भाई कमेंट सेक्शन में यार तुमने बाढ़ लगा रखी है इसके नाम की, क्या है भाई इसमें ऐसा? नाइट्रो लाइट मांग रहे थे तुम, है ना? फाइनली नाइट्रो लाइट इज हेयर। अब एसर की ना पुरानी आदत रही है भाई पुराने कॉम्बिनेशन के साथ ऐसे नए नए लैपटॉप्स लॉन्च करने की, तो ये भी उसी का नतीजा है। आ जाओ देखते हैं कितने कॉम्बिनेशन बिठाए हैं इसमें। एंड ये रहा भाई अपना बॉक्स, सेंटर में नाइट्रो की ब्रांडिंग कर रखी है बढ़िया सी, वैसा ही है वैसे तो पुराना सही, कुछ ऐसा चेंज है नहीं इसमें। ये रहा अपना लैपटॉप के ऊपर है कुछ पुस्तकें जिन्हें तुम मुझे पता नहीं पढ़ोगे, पढ़ना भी नहीं चाहिए। एंड यहाँ मिलता है भाई अपना पावर अडेप्टर और पावर केबल। तो 3 पिन सॉकेट वाली पावर केबल है, नॉर्मल प्लग है ये। एंड यहाँ से देख सकते हो ऐसे वाली है, आजा। एंड ये क्यूट सा छोटा सा चार्जर है इसका। और गेमिंग लैपटॉप में पहली बार भाई टाइप सी आया है गाइस। एंड यहाँ पर एसर की ब्रांडिंग भी कर रखी है इन्होंने। तो ये हमारा 100 वॉट्स का पावर अडेप्टर है। 100 वॉट्स में गेमिंग, आई एम क्यूरियस। देन आता अपना लैपटॉप, और हट जा, सफेद लैपटॉप है ना तो सफेद ही कपड़े पहन के आया ये मतलब पता ही नहीं चलने दूंगा कि मैं पैक होके आया हूँ। ये है भाई अपना फाइनल लैपटॉप की लुक। एक रिफ्रेशिंग सा फील करा रहा है ये मुझे। तो ये लैपटॉप भाई एक हाथ से नहीं उठता है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत है इसके, 2 हाथ लगाने ही पड़ेंगे तुम्हें अगर इसे ऊपर करना है। बट हिंज की क्वालिटी मुझे इसकी बढ़िया लगी, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ हिंज दे रखे हैं। और जब हम हिंज को ओपन करते हैं तो नीचे से लैपटॉप अपलिफ्ट हो जाता है, वही सेम जैसे नाइट्रो वी में होता था। एंड नाइट्रो वी से पहले एस्पायर सीरीज में होता था। पुराने बंदे हो तो भाई सब्सक्राइब ठोको, समझ गए होगे तुम। नए बंदे हो तो जल्दी ठोको ताकि तुम पुराने बंदे बन सको। कुछ भी बोल रहा हूँ आजकल, मैं सही बता रहा हूँ, सब्सक्राइबर्स का भूखा हो गया हूँ भाई मैं। बाकी वोबलिंग इशू इसमें एज सच थोड़ा बहुत है हमारे पास हल्की हल्की तो हिलती है भाई डिस्प्ले इसकी, स्प्रिंग की तरह। एंड फ्लेक्स की बात करें तो देखो पॉलीकार्बोनेट है, बट बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सही लगी मेरे को इसकी, मतलब ज्यादा फ्लेक्स हमें नहीं मिलता ऊपर लिड में। एंड कीबोर्ड वाली साइड भी हल्का हल्का सा है, मतलब ना बराबर, ज्यादा कुछ फील नहीं होगा इतना तुम्हें, अनटिल और अनलेस तुम ऐसे टाइपिंग नहीं कर रहे। बाकी वेट काफी क्रूशियल एस्पेक्ट है, इसी वजह से तो इसको नाइट्रो लाइट कहते हैं भाई। एसर के जो पहले नाइट्रो 5 आया करता था ना, वो भाई फुल फ्लेजेड एकदम भारी वर्कम सिस्टम होता था। वो जब से बंद हुआ है ना, इन्होंने वजन कम कर दिया, डाइटिंग वाइटिंग करवा दिया नाइट्रो से परफॉर्मेंस के मामले में भी डाइटिंग हो गई है। तो अपने लैपटॉप का वेट है 1.9 kg के अराउंड, जो कि वन ऑफ द लाइटेस्ट गेमिंग लैपटॉप है। एंड अगर हम इसका चार्जर भी इंक्लूड कर देना तो मुझे लगता नहीं ज्यादा जाएगा। तो देख सकते हो 2.3 kg का मैक्सिमम इसका वेट गया है भाई। तो हाँ, मतलब वेट तो इसका कम ही मिलेगा तुम्हें, नाइट्रो वी जितना ही जितना पहले आता था उसका भी सिमिलर सा ही वेट था। एडिटर भाई यहाँ पर एक बार लगा दियो पुरानी क्लिप मेरे को याद नहीं है उसका वेट, पर एक जगह बताता हूँ जो तुम्हें हमेशा याद रहेगी। अगर तुम दिल्ली, नोएडा या गाजियाबाद के आसपास हो ना, तो भाई नोएडा जाकर के ना DLF मॉल ऑफ इंडिया के अंदर एसर का भाई गेमिंग स्टोर है, वहां पर विजिट जरूर करना। वहां पर प्रीडेटर और नाइट्रो का पूरा लाइनअप है भाई। कोई अगर तुम्हें गेमिंग लैपटॉप खरीदना है एसर का, या नॉर्मल लैपटॉप भी अगर खरीदना है, तो वहां पर सारी चीजें मिल जाएंगी। बाकी किसी भी मोड से तुम पेमेंट कर सकते हो, फाइनेंस की फैसिलिटी भी वहां पर उपलब्ध है, प्लस वहां पर बैठ के तुम गेम में भी खेल सकते हो बिना किसी दिक्कत के। पूरा एक्सपीरियंस जोन बना रखा है, विजिट जरूर करना। मैं सारी डिटेल्स वगैरह यहाँ पर दे दूंगा, और भाई का रेफरेंस दोगे, खरीदने जाते हो अगर कुछ तुम, तो थोड़ा बहुत तुम्हें फायदा भी हो जाएगा। डिजाइन देखो भाई साहब, एकदम फुल चमकदार सफेद सुंदरता है एकदम इसकी। वॉलपेपर भी सफेद है अंदर, और व्हाइट कलर होने का ये फायदा है कि इस पर तुम कोई भी रंग चढ़ा सकते हो भाई। लिटरली एक लाइट की शेड मारनी है भाई साहब, लैपटॉप का रंग बदल जाएगा। एंड कलर के अलावा एक मेजर चेंज है कि भाई इसके जो पीछे का जो पैटर्न था ना, वो काफी ज्यादा अलग कर दिया है, और वो अच्छा लगता है, मेरे को बढ़िया लगा। ऐसे ब्लूइश सा टिंट दे रखा है जो इन्होंने। सिमिलर टाइप का टिंट हमें कीबोर्ड में भी मिलता है, तो ये व्हाइट एंड ब्लू थीम के साथ आता है। लेकिन ओवरऑल डिजाइन लैंग्वेज में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि लास्ट ईयर का जो नाइट्रो वी था उसको बस एक सफेद कलर में लॉन्च कर दिया है, काइंड ऑफ स्पेशल एडिशन टाइप, और नाम दे दिया है इसको लाइट। बाकी अपर लिड देख सकते हो अपनी पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में आती है, एंड बिल्कुल सेम टाइप की है जैसे अपनी पहले आती थी, बस डिजाइन का चेंज है हमारे पास। एंड यहाँ कोने में दे रखी है नाइट्रो की ब्रांडिंग, और यहाँ पर N लिखा हुआ है, बढ़िया सा चमकता है। जो बॉटम का वेंट्स का भी सिस्टम बिल्कुल सिमिलर टाइप का ही है, नीचे से भी ये पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में, एंड वेंट्स अच्छे खासे खुले मिलते हैं हमें, तो एयर फ्लो तो सही हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एंड रबर ग्रिप्स वगैरह भी नीचे मिलती है हमें। बाकी एसर का स्टिकर है, वारंटी वॉइड हो जाएगी अगर इसे खोला तो ये सर्विस सेंटर से ही अपग्रेड करना पड़ेगा इनकेस अगर तुम करना चाहो। बाकी 2 डाउन फायरिंग स्पीकर भी हमें नीचे की तरफ मिलते हैं, एंड अंदर से भी भाई बिल्कुल पूरा व्हाइट है ये, कीबोर्ड और ट्रैक पैड वाला हिसाब किताब इसका। एंड पूरा ही लैपटॉप पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में आता है। बाकी साइड में हमें पोर्ट्स मिलते हैं, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। एंड इसके जो एग्जॉस्ट वेंट्स है ना, वो बहुत ही वियर्ड पोजीशन में है। एक तो ये एक हाथ से ओपन नहीं होता, नीचे की लीड ऊपर हो जाती है, तो वेट
डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ है। एंड 170 डिग्री तक ये मैक्सिमम ऐसे खुल जाता है। एंड यहाँ पर भाई जो एग्जॉस्ट वेंट है ना वो यहाँ पर दे रखे हैं, जो कि बहुत ही वियर्ड पोजीशन है। लास्ट टाइम नाइट्रो वी के वक्त भी मैंने बताया था कि इस वाले वेंट्स की वजह से ना हल्की हल्की डिस्प्ले पर हीट आ जाती है, जो कि मतलब गरम गरम हवा है, थोड़ा सा डर लगता है कि यार डिस्प्ले पे कोई दिक्कत ना आ जाए। वैसे जनरली आती नहीं है क्योंकि कंपनी ने भाई कुछ सोच के किया होगा, पर भाई डर तो लगता है ना, बंदा पैसे फूक रहा है तो इसको थोड़ा नीचे या पीछे की तरफ कर सकते थे। अब इन्होंने पतला बनाने के लिए ये किया या पता नहीं क्या वजह रही है, बट यही सेम चीज एस्पायर सीरीज के साथ भी थी, जो हमें पहले से देख रहे हैं उन्हें पता होगा। एस्पायर वाले लैपटॉप, गेमिंग वाले एस्पायर लैपटॉप। तो ओवरऑल ये लैपटॉप भाई मिनिमलिस्टिक, प्रोफेशनल और गेमिंग का मिक्सचर टाइप कह सकते हो। तीनों चीजें तुम्हें इस वाले लैपटॉप में देखने को मिलती है, मतलब तीनों टाइप का डिजाइन। अब यार इसकी अंदर की खूबसूरती देखो जरा, मतलब कितना बढ़िया सा लग रहा है ना। यहाँ पर ऐसे WASD की कीज हाईलाइट कर रखी है, काफी अच्छा सा टच दे रही है ये। एंड प्रॉपर एकदम अंदर से बिल्कुल व्हाइट फिनिश है इसकी। लेफ्ट और राइट साइड पे स्टिकर से डिटेल छाप रखी है। एंड यहाँ पर बना रखा है नाइट्रो का बढ़िया सा लोगो। एंड सेंटर में मिलता है इसका ट्रैक पैड का साइज मुझे सही लगा एंड यूज करने में भी अच्छा है। हल्की हल्की क्लिक्स की आवाज आती है, बट कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जेस्चर्स वगैरह सब चीजें सपोर्टेड है। एंड यूज करोगे तो फीडबैक भी तुम्हें बढ़िया लगेगा। बाकी कीबोर्ड में है भाई सबसे बड़ा कैच, इसके अंदर हमें मिलती है व्हाइट कलर की बैकलाइट। नाइट्रो वी के वक्त भी मेरी यही शिकायत थी और इसमें भी यही शिकायत है भाई, व्हाइट बैकलाइट मत दो, गेमिंग लैपटॉप में थोड़ी लुक दो। प्लस ये तो यार व्हाइट कलर का लैपटॉप है और इसके अंदर RGB और भी ज्यादा क्रेजी लगती अगर ये कीबोर्ड में RGB दे देते। मैं कह रहा हूँ 2-3 हजार फालतू ले लो भाई, लेकिन दे दो। व्हाइट कीबोर्ड के ऊपर RGB बहुत बढ़िया लगती है। प्लस अगर किसी को व्हाइट लेना है तो व्हाइट कलर तो लगा ही सकता है ना यार। अग्री करते हो तो कमेंट में मेरे को यार सपोर्ट करो। वैसे सपोर्ट तो सब्सक्राइब करके करोगे तुम, तो पहले वो करो फिर कमेंट करो। एंड 2 लेवल की ब्राइटनेस है इसकी, जो कि ठीक है, मतलब ब्राइट हो जाता है अच्छा खासा। बाकी फंक्शन कीज पर काफी सारे शॉर्टकट्स दे रखे हैं भर के। एंड कोपायलट की भी हमें डेडिकेटेड की मिलती है इसमें। बाकी टाइपिंग एक्सपीरियंस मेरे को सही लगा इसका, मतलब है तो वैसे पुराने नाइट्रो वी जैसा ही कीबोर्ड, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। उसका भी अच्छा था, इसका भी बढ़िया है। तो टेक्टाइल फीडबैक मिलेगा और अगर कोई टाइपिंग वाले काम करते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वीडियो को पॉज करके इसकी स्पेसिफिकेशन देख सकते हो, यहाँ पर तुम आराम से देखो तसल्ली से सारी चीजें। एंड SSD की रीड एंड राइट स्पीड भी देख सकते हो Gen 4 के हिसाब से कैसी है। थोड़ी सी कम लगी मेरे को क्योंकि फुल फ्लेजेड Gen 4 की तो बहुत ज्यादा होती है, तो पता नहीं क्यों कम करी है इन्होंने, बट ठीक है तुम्हारा काम चल जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा SSD का स्लॉट है या नहीं उसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है भाई, बट एग्जिस्टिंग स्लॉट को तुम अपग्रेड कर सकते हो इन केस अगर करना चाहो तो। पर वो भी तुम्हें एसर के पास जाके करना पड़ेगा क्योंकि वारंटी वॉइड हो जाएगी भाई, स्टिकर लगा रखा है इन्होंने। और रैम के लिए हमारे पास 2 स्लॉट्स हैं और इसमें 16 GB की डुअल चैनल ऑलरेडी लगी हुई है। तो इनकेस अगर अपग्रेड करना चाहो तो 16 GB की 2 लगा करके 32 GB तक कर सकते हो, पर फिर उसके लिए ये दोनों रैम निकालनी पड़ेगी, तो वहां भी नुकसान है। एंड CPU GPU जो इसके अंदर दे रखा है भाई, उसकी असलियत तुम्हें परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में बताएंगे। अब एसर वाले नाइट्रो लाइट बना रहे थे, लेकिन उसको इतना लाइट भी नहीं बनाना था कि उसमें भाई नाइट्रो सेंस ही गायब कर दिया। नाइट्रो सेंस अगर तुम्हें नहीं पता तो वो एक गेमिंग सॉफ्टवेयर था भाई एसर का, जिसके अंदर काफी सारी परफॉर्मेंस की ट्वीक्स कर लो, मग स्विच वगैरह उसमें हमें मिलता था और भी बहुत सारे फीचर्स होते थे, बट वो इसमें भाई गायब कर दिया। तो मतलब नाइट्रो कहने का मतलब क्या है फिर इसको? तुम इसको पूरा ही थिन एंड लाइट बनाना चाह रहे हो तो फिर इसे एस्पायर ही कह दो ना, वही सही जचता इस पे। पर नहीं जी, हमें तो गेमिंग लैपटॉप बनाना है। मेरे को यार एसर की वेबसाइट पे कहीं ड्राइवर्स के अंदर भी नाइट्रो सेंस नहीं मिला, तो आई होप इसके अंदर नहीं आता होगा, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है मैंने जितना रिसर्च करा। बाकी भाई कोई यूज कर रहा है इस लैपटॉप को तो कमेंट में बता देना, जनता की हेल्प हो जाएगी, मेरी भी हो जाएगी साथ साथ। अब नाइट्रो सेंस के साथ साथ इसके अंदर हमें मग स्विच भी नहीं मिलता। मैंने बायोस के अंदर जाके चेक करा भाई, सिर्फ ऑप्टिमस का सपोर्ट है, मतलब ऑटोमेटिकली ये डेडिकेटेड जीपीयू और iGPU पे शिफ्ट करेगा, तुम खुद से मैनुअली नहीं कर सकते, जो कि अगेन एक ड्रॉबैक है भाई। जिस भी प्राइस पॉइंट पे आता है भाई ड्रॉबैक ही कहूंगा मैं, क्योंकि भाई मग स्विच तो अब हर गेमिंग लैपटॉप में आने लग गया है और आना भी चाहिए यार, वरना DGPU का फायदा ही क्या हमें, है ना? नहीं फायदा तो है बट स्टिल यार। बाकी इसमें कोई फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी नहीं दिया हुआ, मतलब थिन एंड लाइट भी पूरा नहीं बना रहे, गेमिंग भी पूरा नहीं बना रहे। तो पहले CPU वाले बेंचमार्क बता देता हूँ। हमने इसके अंदर Cinebench R23 का टेस्ट किया, उसका स्कोर यहाँ पर देख सकते हो। Cinebench 2024 का स्कोर भी देख सकते हो। एंड Geekbench 6 का भी स्कोर यहाँ पर तुम्हारे सामने आ रहा है। एंड यहाँ पर हमने Geekbench 6 का AI वाला बेंचमार्क भी किया था, तो उसका स्कोर भी देख लो भाई साथ साथ। एंड PC Mark 10 का स्कोर देख सकते हो, 5000 प्लस है, जो कि बढ़िया है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। एंड क्रॉसमार्क का बेंचमार्क भी देख सकते हो, डे टू डे लाइफ के कामों के लिए कैसा है। एंड CPU वाला ब्लेंडर बेंचमार्क का भी स्कोर यहाँ पर देख सकते हो। एंड ग्राफिक कार्ड के लिए फिर हमने टेस्ट किया भाई Geekbench 6 का OpenCL स्कोर, ठीक ठाक स्कोर है, 60,000 के अराउंड, 58-57,000। 3D Mark Timespy का स्कोर देख सकते हो, 5000 से भी कम है, जो कि 3050 6GB के हिसाब से अगर मैं जज करूँ तो नहीं होना चाहिए था, बट क्योंकि इसकी TGP कम है भाई, सिर्फ 55 वोट्स की TGP है इसके अंदर, तो क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड VR Mark का भी बेंचमार्क किया था तो 6000 के आसपास का ही स्कोर उसमें हमें मिलता है। एंड ब्लेंडर बेंचमार्क GPU वाला भी किया था तो उसका स्कोर भी देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो जो लास्ट टाइम वाला नाइट्रो V था ना भाई, उसके अंदर भी सेम
सेम सीपीयू जीपीयू की कॉन्फ़िगरेशन के साथ वो लैपटॉप आता था। अब लाइट बनाने का मतलब ये नहीं था कि तुम भाई जीपीयू की पावर ही कम कर दो, उसकी ऑलरेडी भाई कम थी, उसमें 65 वोट्स का आता था, इसमें भाई 55 वोट्स कर दिया। और उससे फायदा किसका हुआ? एंड कंज्यूमर का तो मुझे नहीं लगता कोई फायदा हुआ है, क्योंकि ऑलमोस्ट प्राइस इसका सिमिलर ही है। तो साथ साथ स्कोर देखो भाई कितना डिफरेंस है, 3D Mark Time Spy का स्कोर देखो भाई उस लैपटॉप के साथ कितना डिफरेंस है हमारे पास। एंड इवन सीपीयू के बेंचमार्क में भी गड़बड़ है भाई। पीसी मार्क 10 का स्कोर देखो वीडियो को पॉज करके साथ साथ, एंड Cinebench R23 का भी स्कोर देख सकते हो, काफी ज्यादा डिफरेंस है। देखो जीपीयू में तो चलो मैंने मान लिया कि 10 वोट्स की टीजीबी कम कर रखी है तो उसकी वजह से स्कोर थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन भाई सीपीयू का स्कोर क्यों कम हो रहा है जबकि सेम सीपीयू लगा हुआ है उसमें भी और उसमें भी? तो या तो इन्होंने सीपीयू की भी जो टीडीबी है ना उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस करा है, क्योंकि देखो पावर अडेप्टर इसके साथ हमें 100 वोट्स का मिलता है, तो वो पूरी पावर देगा कैसे? जब सीपीयू जीपीयू की पावर कम कर देंगे तभी तो वो 100 वोट्स की पावर अडेप्टर पे इसको चला पाएगा। तो मतलब ओवरऑल इसको एक लाइट वर्जन ही बना रखा है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब मेरा यही था। प्राइस भी इसका लाइट वाला ही होना चाहिए था उस हिसाब से, ठीक है, उस पे मैं आगे आऊंगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। बाकी अगर प्रैक्टिकली बात करें तो अगर तुम स्टूडेंट हो और कोई ऑफिस पर्पस के लिए कोई लैपटॉप ले रहे हो एंड तुम्हें एक वाइट गेमिंग लैपटॉप ज्यादा पसंद है, देन भाई इसके अंदर तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। भाई तुम इसमें ब्राउजिंग करो, प्रेजेंटेशन बनाओ, सारी चीजें स्मूथली हो जाएंगी। इतना पावरफुल प्रोसेसर तो है ही यार, ये H सीरीज का प्रोसेसर है। एंड कोडिंग प्रोग्रामिंग वगैरह भी तुम हाई एंड बिल्कुल किसी भी लेवल की कर सकते हो। एंड प्रोडक्टिविटी करते हो तो फोटोशॉप भाई किसी भी लेवल का बढ़िया हो जाएगा। तुम थंबनेल वंबनेल एडिट करो या फिर कोई भी ग्राफिक्स एडिटिंग करनी हो कर सकते हो। एंड अगर वीडियो एडिटिंग करते हो तो हमने प्रीमियर प्रो टेस्ट किया, 1080p हाई लेवल की एडिटिंग बढ़िया हो जाती है, बट 4K मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। मतलब 4K ऐसे बिगिनर लेवल की हो जाएगी रील्स या शॉर्ट्स वगैरह एडिट करने के लिए, बट बड़ी वीडियोस एडिट मत करना, नहीं हो पाएगी। 1080p में कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड आफ्टर इफेक्ट्स भी अगर यूज करना चाहो, अब तुम्हें चुल होगी ना भाई, हमने तो जीपीयू वाला लैपटॉप लिया तो इसमें बिगिनर लेवल का ही आफ्टर इफेक्ट्स चल पाएगा, हाई एंड लेवल का नहीं चल पाएगा। अगर तुम्हें ज्यादा आफ्टर इफेक्ट्स के काम करने हैं या फिर फ्यूचर में भी करने का सोच रहे हो तो फिर भाई पहले से ही थोड़ा सिक्योर हो जाना, एटलीस्ट 4050 या 4060 खरीदना या फिर 50 सीरीज के ग्राफिक कार्ड्स की तरफ जाना। 3050 ये वाला तो मैं इतना प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि इसकी तो टीजीपी भी कम है। ओवरऑल जो जीपीयू टास्क होते हैं लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग, ब्लेंडर, आर्किटेक्चर वाले काम करने हैं या फिर तुम्हें कोई भी गेम डेवलपमेंट वगैरह करनी है, ये सारे हैवी जो काम होते हैं ना, ये भी इसमें सिर्फ बिगिनर लेवल के ही रिकमेंड करूंगा मैं, ज्यादा हाई लेवल के नहीं। मतलब बिगिनर अगर सीखने के लिए ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत इसको प्रैक्टिकली यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा हाई एंड प्रोफेशनल टास्क रन करने हैं देन प्रेफर नहीं है, थोड़े और ज्यादा हैवी जीपीयूज को चूज करना उसके लिए, मेनली लर्निंग पर्पस के लिए, प्रोफेशनल काम के लिए नहीं है। अब मैंने कुछ गेम टेस्ट करे हैं इसके ऊपर और मैं साथ साथ तुम्हें पुराने वाले नाइट्रो के साथ भी कंपैरिजन दिखाऊंगा, तो अच्छे से देखो आराम से बैठ के बिना स्किप करे। तो पहले हमने CS2 चेक करा, हाई प्रीसेट था हमारा, 1200p रेजोल्यूशन, सारे गेम 1200p पर ही टेस्ट हुए हैं। अब वेरी हाई भाई मुझे लगा नहीं झेल पाएगा ये वाला जीपीयू, तो मैंने हाई पर ही टेस्ट किया। बाकी परफॉर्मेंस यहाँ पर देख सकते हो कि कैसी निकल के आ रही है, टेम्परेचर्स वर ऑप्टिमाइज्ड एंड 100+ FPS हमारे पास आ रहे हैं। एंड जो नाइट्रो V हमारा था उसके साथ भी देख सकते हो कि कितने FPS का डिफरेंस हमें मिलता है। साथ साथ यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ जो पुराना नाइट्रो V था जिसके अंदर 65 वोट्स का 3050 है, 10 वोट से देख सकते हो कितना फर्क है, ज्यादा कुछ लगा नहीं पड़ा बट सामने है तुम्हारे। देन वेलोरेंट टेस्ट किया हमने हाई प्रीसेट के ऊपर एंड यहाँ पर वेलोरेंट में सही FPS लग रहा है भाई, मेरे को तो बढ़िया आ गए, 200+ FPS निकल के आ रहे थे। एंड अब ये है सीपीयू इंटेंसिव गेम, तो सीपीयू देख सकते हो 20 वोट से ऊपर पुश ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यही है कि भाई अपना सीपीयू जो है वो मैक्सिमम 20 वोट तक जाता है, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। एंड नाइट्रो V के साथ भी देख लो कितना डिफरेंस आता है अगर वेलोरेंट खेलते हो तो। देन GTA 5 टेस्ट किया 1200p पर, वेरी हाई का प्रीसेट था, बिल्कुल सेम प्रीसेट है जो हमने पहले वाले नाइट्रो में भी रिव्यू कर रखा था, तो यहाँ पर सामने परफॉर्मेंस देख सकते हो। एंड साइड बाय साइड अपने पुराने नाइट्रो V के साथ भी कंपैरिजन देख सकते हो, हल्का फुल्का डिफरेंस हमें दिख रहा है साफ साफ, बट बहुत ज्यादा नहीं है। पर हाँ देखो यार, चाहे 10 वोट्स का डिफरेंस हो सीपीयू में जीपीयू में, नोटिस तो वो होता है भाई, इसीलिए मैंने साथ साथ कंपैरिजन करके दिखा दिया। देन RDR2 टेस्ट किया हमने, ये भी अल्ट्रा प्रीसेट पर टेस्ट हुआ था 1200p रेजोल्यूशन पे। एंड यू लुक एट द FPS साइड बाय साइड। देखो अगर तुम्हें ये डाउट आ रहा है कि 1200p रेजोल्यूशन से थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, हल्का सा पड़ता है बट इतना ज्यादा नहीं पड़ता है कि 10-15 FPS कम हो जाए। एंड यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा नाइट्रो V के कंपैरिजन में कि हल्का हल्का नहीं, अच्छा खासा डिफरेंस है। बाकी जो है सामने है भाई, सारे स्टैट्स को कंपेयर कर सकते हो। इतना तो पता चल गया कि ये कोई बहुत हैवी टाइटल तो तुम्हें नहीं खिला पाएगा बढ़िया परफॉर्मेंस में, मतलब अल्ट्रा प्रीसेट पर तो बिल्कुल नहीं खिला पाएगा भाई, 30 FPS में क्या ही मजा आएगा। देन Forza Horizon 5 टेस्ट किया हमने एक्सट्रीम प्रीसेट पे, मतलब मेरे को मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखनी थी, तो यहाँ पर देख सकते हो 20-25 के आसपास FPS है। एंड DLSS ऑन करने के बाद भी कोई ज्यादा डिफरेंस हमें नहीं मिलता, तो मतलब यूजलेस है भाई इस वाले जीपीयू में DLSS भी हमारा, और कोई हैवी
हैवी टाइटल तो हाईएस्ट प्रीसेट पे खेल ही नहीं सकते हम, तो तुम्हें डेफिनेटली कम प्रीसेट पर ही खेलने पड़ेंगे जितने भी हैवी गेम्स हैं। देन हॉगवर्ट्स लेगेसी टेस्ट किया, अल्ट्रा प्रीसेट था ये, और यहाँ पर साइड बाय साइड DLSS ऑन करने के बाद कितना डिफरेंस है वो देख सकते हो। बहुत ही स्लाइड सा DLSS इसका काम करता है, कुछ ज्यादा तगड़ा डिफरेंस तुम्हें नहीं मिलेगा। 5-7 FPS से ज्यादा का बूस्ट हमारे पास नहीं मिला हमें इस वाले गेम के अंदर, बट ठीक है, मतलब अल्ट्रा प्रीसेट के हिसाब से मुझे FPS तो कम नहीं लगे, इससे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा था इस वाले GPU से, बट ठीक है, परफॉर्मेंस हमारी फिर भी सही निकल के आई है। देन असासिन्स क्रीड शैडोज टेस्ट किया हमने, ये अल्ट्रा हाई प्रीसेट था भाई, एंड साइड बाय साइड DLSS के साथ देख सकते हो कितना डिफरेंस है। क्या ही डिफरेंस है भाई, वैसे तो FPS आ ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल खत्म है, और ये है बहुत ज्यादा हैवी टाइटल, और मैंने बिल्कुल ही हाई प्रीसेट पे टेस्ट कर दिया, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ऑब्वियसली तुम इतने हाई प्रीसेट पे नहीं खेल सकते भाई इतने हैवी गेम को, तो डेफिनेटली तुम हाई पर या फिर मीडियम प्रीसेट पर खेल सकते हो। देन साइबरपंक टेस्ट किया अल्ट्रा प्रीसेट पर, और यहाँ पर हमारे पास DLSS के साथ देख सकते हो कैसी परफॉर्मेंस। अब इसमें ना हमें DLSS का एक फ्रेम जनरेशन में मिलता है AMD FSR 3 वाला, तो वो ऑन कर दिया था मैंने साइड बाय साइड देखने के लिए, एंड डेफिनेटली देखो यार फ्रेम जनरेशन से हल्का हल्का फर्क तो पड़ गया था, मतलब 20 से सीधा 40 तक पहुंच चुके थे FPS भाई। देन मैंने रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा कर दिया भाई, हमें तो अल्ट्रा परफॉर्मेंस दिखानी है ना, तो इसलिए करनी पड़ी, तो FPS बिल्कुल खत्म हो गए, मर गए एकदम। बट DLSS फ्रेम जनरेशन इस पे भी हमने रे ट्रेसिंग पे भी लगा दिया था, तो 15 FPS 20 FPS तक पहुंच गया, 15 FPS से ऊपर वैसे नहीं गया था, एंड टेम्परेचर भी थोड़े से बढ़ गए थे इस मोमेंट पे, बट ठीक है, ऑब्वियसली तुम रे ट्रेसिंग कहाँ ही खेल सकते हो इस GPU के साथ, तो फिर भी मैंने दिखा दी मजे मजे में। अब आते हैं पोर्ट्स हमारे भाई, लेफ्ट साइड पे इसके अंदर हमें मिलता है थंडरबोल्ट 4 वाला टाइप सी पोर्ट, और इसी पोर्ट के थ्रू ये चार्ज होता है भाई, एंड एक HDMI 2.1 वाला पोर्ट मिलता है हमें, और एक USB टाइप 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट, और इसके अंदर पावर ऑफ चार्जिंग का भी सपोर्ट है, तो अगर लैपटॉप शट डाउन भी है तब भी तुम USB के थ्रू पावर ले सकते हो इमरजेंसी सिनेरियोज में। बाकी राइट साइड पे मिलता है केंजिंगटन लॉक, एक RJ45 LAN पोर्ट, एक अपना USB टाइप 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट, और एक हमारा 3.5mm हेडफोन माइक जैक कॉम्बो। अब वैसे तो पोर्ट्स में कोई दिक्कत मुझे नहीं लगी, बस एक छोटी सी दिक्कत है, बहुत ही मतलब ऐसे माइनर सी दिक्कत है भाई, टाइप सी वाला जो इसका पोर्ट दिया है वो चार्जिंग में यूज होगा, मतलब थंडरबोल्ट 4 है, बढ़िया है, फुली फंक्शनल है, डिस्प्ले आउटपुट लो भाई, फाइल ट्रांसफर करो, तुम्हें पता है थंडरबोल्ट कैसा होता है। तो जब हम चार्जिंग के लिए इस टाइप सी वाले पोर्ट को यूज करते हैं ना, तो और कोई पोर्ट टाइप सी वाला खाली नहीं बचता, और ये सिर्फ टाइप सी से ही चार्ज होगा। तो अगर तुम्हें कोई टाइप सी एक्सेसरी लगानी है या फिर कोई भी मतलब ऐसे टाइप सी का पोर्ट की जरूरत है, तो भाई वो यूजलेस हो जाता है फिर उस वक्त पे। एंड डिस्प्ले आउटपुट अगर इसमें दे रखा है टाइप सी से, तो लोगे कैसे अगर ये चार्ज होगा, तो सोचने वाली बात है। अब उसके लिए भाई USB हब लोगे या USB डॉक लोगे, देन फिर इतने सारे पोर्ट्स का हमें फायदा क्या, या फिर टाइप सी एक्सटेंशन लेना पड़ेगा तुम्हें, तो मतलब एक एडिशनल खर्चा है अगर तुम्हें टाइप सी का पोर्ट यूज करना है, तो मतलब मेरा तो यही ओपिनियन है। प्लस इसमें कोई iGPU मोड है नहीं, बैटरी लाइफ इसकी अच्छी है नहीं जो हम सोच ले कि हमारा काम चल जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिकली समझ आ रहा होगा ना मेरे कहने का मतलब, तो मेरे हिसाब से 2 टाइप सी पोर्ट होते ना फिर कोई दिक्कत नहीं थी। अब आते हैं AI फीचर्स, इसमें हमें काफी सारे मिलते हैं जो हर लैपटॉप में आ रहे हैं, जबकि इसके अंदर NPU नहीं है, बट स्टिल वो वाले फीचर्स तुम्हारे काम तो इसमें भी करेंगे, वो हर लैपटॉप में करेंगे, बस एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि NPU नहीं है। तो इसमें हमें कोपायलट मिलता है भाई, लाइव कैप्शंस का भी सपोर्ट दे रखा है, एंड पेंट के अंदर भी कोपायलट हमें मिलता है। ये सारे फीचर्स मैं ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस में कवर कर चुका हूं, तो दोबारा कवर नहीं करेंगे, चेकआउट कर लेना हमारी लास्ट प्रीडेटर वाली वीडियो, उसमें भी बता रखे हैं हमने बढ़िया फीचर्स। और हाँ, प्रीडेटर वाली वीडियो में मैंने ना इसके और थोड़े एडिशनल फीचर्स जो मिलते हैं वो बताए थे, लेकिन इस वाले लैपटॉप में वो फीचर्स नहीं है, मतलब विंडोज स्टूडियो इफेक्ट्स भी नहीं है इसमें, और एसर के जो एडिशनल फीचर्स थे ना, क्विक पैनल और AI नॉइज कैंसिलेशन वाले स्पीकर माइक में जो भी इनके मिलते हैं, एसर कंसोल ऐसा कुछ नाम था उसका, वो इसमें हमें नहीं मिलता। डिस्प्ले की बात करें तो वीडियो को पॉज करके स्पेसिफिकेशन देख लो भाई डिस्प्ले की सारी। अब देखो इसके अंदर ना वैसे है तो बिल्कुल नॉर्मल सी डिस्प्ले, बस एक डिफरेंस है कि अब 16 इंचेस की हो चुकी है, तो इसमें 1200p वाला पैनल अब लग चुका है, जो कि मेरे हिसाब से 2025 के स्टैंडर्ड के हिसाब से सही भी है, मिनिमम तो ठीक ही है ना, इतना तो होना ही चाहिए। लेकिन ये वही 45% NTSC वाला पैनल है, मतलब है तो IPS डिस्प्ले बट कलर एक्यूरेट नहीं है, मतलब वही डिस्प्ले है जो आज से 4 साल पहले गेमिंग लैपटॉप्स में आया करती थी। आज के हिसाब से भाई मिनिमम 100% SRGB मेरे हिसाब से देना ही चाहिए, क्योंकि देखो ये गेमिंग लैपटॉप्स नहीं है, प्रोडक्टिव लैपटॉप्स भी होते हैं ये, तो इनमें भाई लोग कलर एक्यूरेसी वगैरह सारी चीजें करते हैं, तो वो चीज भाई एक लैपटॉप में होनी ही चाहिए यार, जिस बजट में ये आ रहा है। बाकी 250 निट्स के आसपास की इसकी ब्राइटनेस है, तो आउटडोर में देख सकते हो इवनिंग का टाइम है, ठीक ठाक विजिबिलिटी है, बट ज्यादा सनलाइट में दिक्कत आ सकती है, इंडोर के हिसाब से ही रेकमेंड करूंगा मैं। बाकी 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जो कि सही चीज लगी, बट कलर एक्यूरेसी के मामले में तुम क्या सोचते हो, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई मैं जो कह रहा हूँ तुम मुझसे एग्री करते हो या फिर नहीं। एंड हाँ, साथ साथ सब्सक्राइब भी मार देना, भूल जाते हो यार तुम, याद दिलाना पड़ता है। तो ओवरऑल गेमिंग एंड कंटेंट कंजम्पशन के हिसाब से ठीक है, बट प्रोडक्टिविटी में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, एक्सटर्नल मॉनिटर लगाना पड़ेगा अगर तुम्हें कलर ग्रेडिंग करनी है तो। बाकी वेब कैमरा बढ़िया है भाई, इसका 1080p वाला हमें दे रखा है, तो कुछ ऐसी इसके वेब कैमरा की क्वालिटी बताना भाई कमेंट सेक्शन में कैसी लग रही है। माइक BC का यूजर है, और हाँ इसमें हमें फिजिकल प्राइवेसी शटर मिलता है, तो ऐसे मैं हो जा, देखो कैमरा बंद हो गया ना, प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है भाई, और ऐसे ही तुम्हारा सब्सक्राइब भी इंपॉर्टेंट है, करा नहीं ना अभी तक,
करो यार। और इसमें हमें 2 स्पीकर्स मिलते हैं डाउन फायरिंग, हट जाना मच्छर साड़े। तो इसके अंदर हमें 2 डाउन फायरिंग स्पीकर्स मिलते हैं। आवाज सुनाता हूँ एक बार। एवरेज से स्पीकर्स है, कुछ बहुत ज्यादा तगड़े नहीं है, तो ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखना। लाउड है, मतलब ठीक ठाक से ही लाउड है, एवरेज टाइप के ही है। बेस है सच कुछ आती नहीं है इसमें से, काम चलाऊ सही है। तो यार इसके अंदर ना हमें 53 वोट आवर्स की बैटरी मिलती है, प्लस इसके अंदर मक स्विच भी नहीं है, तो ज्यादा बैकअप तो तुम एक्सपेक्ट मत ही करना। मतलब मैक्सिमम 2 to 2.5 आवर्स का बैकअप ये दे सकता है, वो भी जब तुम भाई ब्राइटनेस वगैरह कम कर दो, बिल्कुल नॉर्मल यूसेज पे चलाओ इसको, बैटरी सेवर वगैरह ऑन करके, कीबोर्ड बैकलाइट भी बंद कर दो एंड रिफ्रेश रेट भी कम करना पड़ेगा। तो मतलब काफी सारी चीजें करके तुम मैक्सिमम यही बैकअप ले सकते हो इससे। लेकिन एक बेनिफिट हमें मिलता है कि इसमें पीडी चार्जिंग सपोर्टेड है, तो आराम से तुम 65 वोट वाले किसी अडेप्टर से या इवन किसी पावर बैंक से इसे चार्ज कर सकते हो। पर उस पर मैक्सिमम परफॉर्मेंस नहीं मिलती, बट हाँ ठीक है, पोर्टेबिलिटी बढ़ जाती है थोड़ी सी। थिन एंड लाइट और गेमिंग का बिल्कुल बीच का वेरिएंट है भाई ये लाइट मशीन। तो यार इस लैपटॉप का जो प्राइस है ना वो है कुछ 70,000 के आसपास। अब मुद्दे की बात कर लेते हैं, लेना है या नहीं। मेरे को यार थोड़ा सा इसका प्राइस अनजस्टिफाइड लगा, कंसीडरिंग जो चीजें इसके अंदर हमें मिलती है। देखो मुझे डिजाइन से कोई शिकायत नहीं है, एक व्हाइट कलर का एक अलग सा लुक देने वाला लैपटॉप लगता है ये, डेफिनेटली भाई बढ़िया लगता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर यार अपने प्राइस के हिसाब से उतने लेवल की स्पेसिफिकेशन ही ऑफर नहीं कर रहा। लाइक माना मैंने कि यार एक लाइट वर्जन दे रहे हो तुम और थोड़ी बहुत थिन एंड लाइट वाली चीजें इसके अंदर तुम्हें देनी है, तो भाई डिस्प्ले भी तो अच्छी दे सकते थे ना। मतलब अगर इसमें हमें 100% sRGB मिल जाती या OLED मिल जाती या फिर कुछ भी थोड़ा एक एडिशनल मिल जाता तो थोड़े खुश हो जाते यार हम। वो भी नहीं दिया, वो भी एकदम ऐसे यूजुअल सही है। मतलब कोई भी चीज जो इस प्राइस पॉइंट में एक लैपटॉप में, प्लस एक गेमिंग लैपटॉप में जिसके अंदर एक टैग लग रहा है नाइट्रो का या फिर कोई ऐसी बढ़िया सीरीज का टैग लग रहा है, तो वो सब चीजें इसमें होनी चाहिए थी। भाई नाइट्रो सेंस का सॉफ्टवेयर ही दे देते हैं, वो भी काफी काम आ जाता है यार। मक स्विच भी नहीं दिया। एंड 70,000 में भाई सेल के अंदर अभी लेटेस्ट 4050 बिक रहा था, तो 3050 6GB कोई क्यों ही लेगा, प्लस वो भी 55 वोट्स वाला 3050। अगर ये फुल फ्लेजेड 3050 होता ना तो भी भाई थोड़ी सी सेंस बन जाती, बट वो भी नहीं है। क्योंकि अगर इसी प्राइस में देखो तो तुम Lenovo Lock मिल जाता है भाई 13450HX वाला प्रोसेसर और 3050 6GB, मतलब सेल में तो वो आराम से मिल जाता है अंडर 70,000। उसमें मक स्विच भी है, 100% sRGB है, हर चीज है। मतलब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब कोई बैटरी बैकअप तुम्हें फालतू मिल जाता है। बस हाँ एक टाइप सी चार्जर मिलता है और पीडी चार्जिंग ये सपोर्ट करता है। 65 वोट वाली मैंने अपने अडेप्टर से भी कनेक्ट करके देखा तो कर लेता है ये, और वो हर थंडरबोल्ट वाले पोर्ट के लैपटॉप में तुम्हें मिल जाता है ये वाला बेनिफिट। तो मैं बस यही कहूंगा कि देखो अगर 60,000 के नीचे अगर तुम्हें 3050 6GB मिलता है ना तो ही प्रेफर करना, एंड उसमें भी फुल फ्लेजेड वाला 3050 प्रेफर करना। अदरवाइज यार अगर तुम्हें जीपीयू यूज ही नहीं करना इतना ज्यादा तो थिन एंड लाइट लैपटॉप्स के बहुत सारे ऑप्शंस है, उन्हें प्रेफर करो ना। एटलीस्ट बैटरी बैकअप तो मिलेगा तुम्हें, इसमें वो भी नहीं मिलता। तो हर चीज से ना मतलब थोड़ा कॉम्प्रोमाइज सा फील हुआ मेरे को। मिनिमम भाई 4050 तो रिकमेंडेड है अगर तुम्हें फ्यूचर प्रूफ गेमिंग करनी है तो, क्योंकि फ्रेम जनरेशन की जरूरत पड़ेगी एंड वो 4050 के ग्राफिक कार्ड वाले लैपटॉप्स में ही हमें मिलता है मेनली, एनवीडिया का फ्रेम जनरेशन। तो मैं बस फ्यूचर के हिसाब से बता रहा हूं, बाकी भाई जो भी डिसीजन हो तुम्हारा कमेंट सेक्शन में बता देना, एंड लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर खरीदना चाहो या चेकआउट करना हो तो कर लेना, कमेंट जरूरी है। बाकी मजा आया तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना भाई। हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।